नमस्ते। अच्छा, एक सवाल है। भारत में सबसे शक्तिशाली कौन है? संसद, प्रधानमंत्री या फिर वो संस्था जो इन सब की शक्ति पर भी लगाम लगा सकती है? जी हाँ, आज हम बात करेंगे भारत के सर्वोच्च न्यायालय की, जो हमारे संविधान और हमारे अधिकारों का, आप कह सकते हैं, अंतिम रक्षक है। तो चलिए इसकी शक्तियों को और करीब से समझते हैं। शुरुआत इसी दमदार लाइन के साथ करते हैं जो सुप्रीम कोर्ट की सबसे बड़ी पहचान है, संविधान का संरक्षक। ये सिर्फ एक अदालत नहीं है, ये हमारे भारतीय संविधान की आत्मा का गार्डियन है। हर कानून, सरकार का हर काम, सब कुछ इसी कसौटी पर परखा जाता है। तो इससे पहले कि हम इसके कामकाज की गहराइयों में जाएं, इसकी बुनियाद को समझना बहुत जरूरी है। आखिर इसे संविधान का संरक्षक कहते क्यों हैं और ये संस्था बनी कैसे? तो कुछ बिल्कुल बेसिक बातें। सर्वोच्च न्यायालय भारत की सबसे ऊंची न्यायिक संस्था है, मतलब इसके फैसले आखिरी होते हैं, फाइनल। और एक दिलचस्प बात देखिए, इसकी स्थापना हुई 26 जनवरी 1950 को। जी हाँ, उसी ऐतिहासिक दिन जिस दिन भारत एक गणतंत्र बना। और ये कोई इत्तेफाक नहीं था, संविधान बनाने वालों ने इसे संविधान के साथ ही बनाया था ताकि ये हमेशा उसकी रक्षा कर सके। और इसका पूरा ढांचा संविधान के अनुच्छेद 124 से 147 में दिया गया है। तो इस शक्तिशाली संस्था को चलाते कौन है? मतलब ये न्यायाधीश कौन होते हैं और वो इस पद तक पहुंचते कैसे हैं? चलिए अब इसे देखते हैं। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट की पूरी ताकत 34 न्यायाधीशों की है। इसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी सीजेआई और 33 दूसरे न्यायाधीश शामिल हैं। लेकिन हाँ, ये संख्या पत्थर की लकीर नहीं है। जैसे जैसे देश की ज़रूरतें बदलती हैं, संसद कानून बनाकर इस संख्या को बदल सकती है ताकि न्याय का काम अच्छे से चलता रहे। और एक और ज़रूरी नंबर है 65। ये वो उम्र है जब सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश रिटायर होते हैं। उनका कोई फिक्स 5 या 10 साल का कार्यकाल नहीं होता। और ये लंबी सेवा उन्हें किसी भी तरह के राजनीतिक दबाव से दूर रखने में मदद करती है, ताकि वो बिना किसी डर के अपने अनुभव के आधार पर फैसले ले सके। अब सवाल ये कि सुप्रीम कोर्ट का जज आखिर बनता कौन है? सिर्फ भारत का नागरिक होना काफी नहीं है। इसके लिए उन्हें या तो कम से कम 5 साल तक किसी हाई कोर्ट का जज होना चाहिए या फिर 10 साल तक हाई कोर्ट का वकील। वैसे एक और रास्ता भी है जो बहुत रेयर है। अगर राष्ट्रपति की नज़र में कोई असाधारण कानून का विशेषज्ञ हो तो उसे भी सीधे नियुक्त किया जा सकता है। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, लेकिन एक खास प्रक्रिया के तहत, जिसे कोलिजियम सिस्टम कहते हैं। इसमें सुप्रीम कोर्ट के ही सीनियर जज मिलकर नामों की सिफारिश करते हैं ताकि न्यायिक नियुक्तियों में बाहरी दखलंदाजी ना के बराबर हो। अच्छा, न्यायाधीशों को नियुक्त करना तो देख लिया, पर उन्हें हटाना? भाई, ये काम लगभग नामुमकिन जैसा बनाया गया है। महाभियोग यानी इम्पीचमेंट की ये प्रक्रिया सिर्फ सिद्ध कदाचार या अक्षमता जैसे बहुत ही गंभीर मामलों में शुरू हो सकती है। और सिर्फ इतना ही नहीं, इसे पास करने के लिए संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत चाहिए, जो हासिल करना बेहद बेहद मुश्किल है। और ये संख्या सब कुछ बयां कर देती है। 0। आज तक भारत के इतिहास में किसी भी सुप्रीम कोर्ट के जज को महाभियोग से सफलतापूर्वक नहीं हटाया गया है। ये दिखाता है कि उन्हें अपने कार्यकाल की कितनी मजबूत सुरक्षा मिली हुई है, ताकि वे बिना किसी डर या दबाव के सिर्फ और सिर्फ न्याय कर सकें। तो हमने जजों के बारे में जान लिया, अब बात करते हैं उनके काम की। सुप्रीम कोर्ट की शक्तियों का दायरा, जिसे जुरिस्डिक्शन कहते हैं, वो बहुत ही बड़ा और अलग-अलग तरह का है। आगे बढ़ने से पहले ये शब्द समझ लेते हैं, क्षेत्राधिकार या जुरिस्डिक्शन। इसका सीधा साधा मतलब है किसी अदालत की कानूनी फैसले लेने की ऑफिशियल पावर। ये तय करता है कि कोई अदालत किस तरह के मामले सुन सकती है। सुप्रीम कोर्ट की शक्तियों को हम मोटे तौर पर इन क्षेत्राधिकारों में बांट सकते हैं। पहला, ओरिजिनल या मूल क्षेत्राधिकार। इसका मतलब है कि कुछ मामले सीधे सुप्रीम कोर्ट में ही शुरू हो सकते हैं, जैसे केंद्र और किसी राज्य सरकार के बीच का झगड़ा। दूसरा, एपेलेट या अपीलीय क्षेत्राधिकार। ये सबसे कॉमन है। जब कोई हाई कोर्ट के फैसले से खुश नहीं होता तो वह सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकता है। फिर है एडवाइजरी या परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार, जिसके तहत राष्ट्रपति किसी भी कानूनी सवाल पर कोर्ट की राय मांग सकते हैं। और सबसे जरूरी, वृट या रिट क्षेत्राधिकार। अगर किसी के भी मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो वो इंसान सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकता है और कोर्ट उसकी रक्षा के लिए तुरंत आदेश जारी कर सकता है। अब बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट की एक ब्रह्मास्त्र जैसी शक्ति की। ये है अनुच्छेद 142 के तहत मिली पूर्ण न्याय करने की शक्ति।
इसका मतलब है कि अगर किसी अनोखे केस में न्याय करने के लिए कोई बना बनाया कानून नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट वो आदेश दे सकता है जो उसे सिचुएशन के हिसाब से एकदम सही लगता है। ये शक्ति ये पक्का करती है कि न्याय कभी भी कानूनी दांव पेच में फंसकर न रह जाए। इसके अलावा भी कुछ बहुत महत्वपूर्ण शक्तियां हैं। सुप्रीम कोर्ट एक कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है, मतलब ये अपनी अवमानना के लिए सजा दे सकता है। इसका दिया गया कानून देश की सभी अदालतों पर लागू होता है, उन्हें मानना ही पड़ता है। और तो और ये अपने ही दिए गए फैसलों पर दोबारा विचार भी कर सकता है। इन सभी तथ्यों, शक्तियों और प्रक्रियाओं को जानने के बाद अब हम उस बड़ी तस्वीर को देखते हैं कि आखिर भारत के लोकतंत्र के लिए सुप्रीम कोर्ट इतना ज्यादा जरूरी क्यों है। तो सबसे जरूरी बात यह है, सुप्रीम कोर्ट सिर्फ एक अदालत नहीं है, ये न्यायिक स्वतंत्रता का प्रतीक है। ये संविधान का रक्षक है, ये हम सब के मौलिक अधिकारों का संरक्षक है, और इन सभी भूमिकाओं को निभाते हुए ये भारतीय लोकतंत्र की रक्षा के लिए एक मजबूत और अनिवार्य स्तंभ है। तो अंत में एक सवाल सबके लिए, जो कुछ भी हमने आज देखा और समझा उसके आधार पर सोचिए कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता यानी जजों की बिना किसी दबाव के काम करने की आज़ादी किसी भी लोकतंत्र के लिए इतनी ज़रूरी आखिर क्यों है। इस पर विचार ज़रूर कीजिएगा।